Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, today we are going to take our lecture number 11 of chapter or unit number 6, which is functions. So let's start our class. Students, आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में. Dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स की डिस्कशन कंप्लीट की थी. पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स की डिस्कशन में हमने ये बात की थी कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जिनसे आर्गुमेंट्स को हम पास करवा सकते हैं. फर्स्ट जो था वो था पासिंग ऑफ आर्गुमेंट बाय कांस्टेंट. उसमें हम क्या करते थे, जहाँ पे फंक्शन की कॉल होती थी स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम उसको वैल्यू दे देते थे. फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू को डिस्कस किया. पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स, ये C++ की डिफ़ॉल्ट अप्रोच है. यानी जब आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बाय वैल्यू होते हैं. तो बाय वैल्यू में एक्चुअली कॉपीज़ जो हैं वो पास हो जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड मेथड था वो था पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस. स्टूडेंट्स, पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये किया था कि फॉर्मल पैरामीटर के नेम से पहले हमने एम्परसेंड साइन यूज़ किया था. जब आप लोग फंक्शन की डेफिनेशन में सिग्नेचर में स्टूडेंट्स पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस के केस में फॉर्मल पैरामीटर के नेम से पहले एम्परसेंड या साइन यूज़ करें तो इसको हम कहते हैं पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस. फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि फंक्शन की बॉडी में अगर उस फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू को हम चेंज कर दें तो वो इफ़ेक्ट करती है उस एक्चुअल पैरामीटर पे भी जो कि हम लोग पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन को. तो जो एक्चुअल पैरामीटर वहाँ पास होता है, अगर फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज होती है, तो वो इफेक्ट यहाँ पर भी आ जाता है. स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी जो है वो इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी थी. तो चलें स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स. व्हेन डिक्लेयरिंग अ फंक्शन वी कैन स्पेसिफाई अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द लास्ट पैरामीटर्स. जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम जो है पैरामीटर्स के लिए वैल्यू बताते हैं. दिस वैल्यू विल बी यूज्ड इफ द कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट इज लेफ्ट ब्लैंक व्हेन कॉलिंग टू द फंक्शन. स्टूडेंट, सम टाइम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उस टाइम इस्तेमाल होती है जब हम फंक्शन को कॉल करें और कॉल करने के वक्त जो है हम उसे कोई भी वैल्यू न पास करें, उसको हम ब्लैंक रहने दें, एम्प्टी रहने दें. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस पैराग्राफ. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फंक्शन को कॉल किया है और कॉलिंग में आप कोई वैल्यू पास न करें तो फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाती है. टू डू दिस वी सिंपली हैव टू यूज़ द आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करना सीखना है तो इसके लिए हम फंक्शन की डिक्लेरेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बताते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग फंक्शन की डिक्लेरेशन में जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताएंगे. इफ़ द वैल्यू फॉर द लास्ट पैरामीटर डिड नॉट पास्ड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड. तो नॉर्मली इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग कोई लास्ट वैल्यू पास ना करें, फंक्शन कॉलिंग में कोई वैल्यू पास ना करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है. अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस टॉपिक की एग्जांपल को समझने के लिए ताकि हमें पता चल जाए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू की
जो है वो एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट प्रोग्राम, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए इस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने उसी तरह से अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ किया। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया है, और यूज़र डिफाइन फंक्शन जो हमने बनाया है उसका नाम है डिवाइड। स्टूडेंट्स, फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ये डिवाइड का ऑपरेशन हमारे लिए परफॉर्म करेगा, डिवाइड का टास्क हमारे लिए परफॉर्म करेगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये इसकी बॉडी है फंक्शन की। और आपको पता है स्टूडेंट, फंक्शन की बॉडी में हम वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि फंक्शन जो है टास्क कैसे परफॉर्म करेगा और क्या लॉजिक उसमें यूज़ होगी। स्टूडेंट, डिवाइड तो हमारे फंक्शन का नाम है। फिर आप देखें ये इंटीजर जो है इसकी रिटर्न टाइप है इसके नेम से पहले। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है हमें कोई इंटीजर टाइप का रिजल्ट या वैल्यू रिटर्न करेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डिवाइड फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस है और उसमें हमने दो जो हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। एक फॉर्मल पैरामीटर डियर स्टूडेंट्स वो जो है हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये देखें कि हमने जो फर्स्ट पैरामीटर ए बनाया, हमने कॉमा लगा के फिर दूसरा पैरामीटर बी बनाया। अब देखें हमने सेकंड पैरामीटर को, जिसको स्टूडेंट्स मैंने अंडरलाइन कर लिया है, सेकंड पैरामीटर के नेम के बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल यूज़ किया और उसको टू वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये हमारी डिफ़ॉल्ट, ये हमारा जो है ये डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो गया है, जो कि स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारा क्या हो गया है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम जब इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो इससे अगर हम ए की वैल्यू पास कर दें, ए के लिए वैल्यू पास कर दें और बी के लिए वैल्यू पास न करें, वो एम्प्टी रहे, तो यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इस फंक्शन की जो है वो लॉजिक, इसकी बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल आर बनाया है, आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आर वेरिएबल की डेटा टाइप इंटीजर है और इंटीजर डेटा टाइप उस टाइम यूज़ होती है जब हम लोग जो हैं वो नॉर्मली ऐसे नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं जिनमें पॉइंट ना हो। फिर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने लिखा इंटीजर आर, इसका मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर की मेमोरी में जो है इसके लिए एक क्या हो जाएगा, मेमोरी सेल का नेम, मेमोरी लोकेशन का नेम आर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आर बनाया है। स्टूडेंट्स, आर जो हमारा वेरिएबल है इसमें रिजल्ट स्टोर होगा, तो जब ए की वैल्यू डिवाइड होगी बी से, जो रिजल्ट आएगा वो आर में जाएगा और यहाँ से ये आर हमें रिटर्न कर जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आर हमें रिटर्न कर जाएगा, आपको पता है कि वो क्यों रिटर्न टाइप, क्योंकि हमने इसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर रखी है। तो हमें क्या रिटर्न होगा, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को रिटर्न किया जाएगा हमें, और उसका रिजल्ट जो है हमें वो रिटर्न होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डिवाइड जो है एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमने बनाया है। और अब हम जो है इस प्रोग्राम के अदर पार्ट को डिस्कस करने के लिए इधर इस तरफ आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग के नीचे जो है ये मेन फंक्शन की बॉडी है। स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन जो है ये C++ के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन फंक्शन में इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फिर आगे एग्जीक्यूशन के लिए इस प्रोग्राम को सेंड करवा देता है। फिर स्टूडेंट्स, अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए C++ के और C लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ज़रूर होता है। स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, मेन फंक्शन में हमने जो है वो सी आउट यूज़ किया है फर्स्ट, और उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, आप देख सकते हैं, वो है कि रिजल्ट बाय वन आर्गुमेंट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स,
इसका मतलब ये है कि जो हमारा वो है वन आर्गुमेंट वाला रिजल्ट है, पहले हम उससे देखते हैं, फिर टू आर्गुमेंट्स वाले रिजल्ट को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है डिवाइड फंक्शन कॉल हुआ है। स्टूडेंट्स जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिवाइड फंक्शन कॉल हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया है 12, यानी हमने एक एक्चुअल पैरामीटर पास किया है 12। तो ये जो 12 वैल्यू है ये यहां से पास हो जाएगी और ये यहां पे ए में आ जाएगी, यहां से पास हो जाएगी स्टूडेंट्स और ए में आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमने जस्ट एक ही एक्चुअल पैरामीटर पास किए, कॉमा लगा के दूसरा नहीं किया। तो देखें, जब हमने एक एक्चुअल पैरामीटर पास किया स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो इस टाइम देखें ए डिवाइडेड बाई बी। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो 12 है, बी की जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी 2, तो 2 डिवाइड बाई 12 रिजल्ट इक्वल टू 6, ये आर में स्टोर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहां से फिर ये रिटर्न क्या करेगा, ये आर को रिटर्न कर देगा, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी 6, और स्टूडेंट्स वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी। रिजल्ट बाय वन आर्गुमेंट, आप देख सकते हैं रिजल्ट बाय वन आर्गुमेंट जो है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या प्रिंट हो रहा है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स 6 प्रिंट हो गया है। अब इससे हमें डियर स्टूडेंट्स ये पता चला कि अगर हम फंक्शन कॉल में एक एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू पास करें और सेकंड पैरामीटर की ना करें, तो सेकंड पैरामीटर के लिए जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज होती है। सेकंड पैरामीटर के लिए स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू यूज होगी, डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगी। तो आप लोग देखें, जब क्या किया गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया गया, तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 6 आया, और वो हमें हमारे रिजल्ट में आउटपुट में हमें प्रिंट भी हुआ है, रिजल्ट बाय प्रोवाइडिंग वन आर्गुमेंट 6। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट सी आउट की जो एग्जीक्यूशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो सेकंड सी आउट की एग्जीक्यूशन पे आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेकंड सी आउट में हमने क्या मैसेज प्रिंट करवाया है, रिजल्ट बाय टू आर्गुमेंट्स, यानी अब हम दोनों आर्गुमेंट्स को वैल्यू पास करेंगे। और कौन कौन से आर्गुमेंट्स, जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ए और बी हैं स्टूडेंट्स हमारे केस में। तो आप लोग देखें, जब हमने फंक्शन की कॉल की तो यहां हमने 20 वैल्यू को पास किया, फिर हमने 21 वैल्यू को पास किया स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, जैसे ही ये एक्चुअल पैरामीटर हमने पास किए, इनकी वैल्यूज पास हुई स्टूडेंट, तो ये जो 20 है ये ए में कॉपी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए में 20 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स बी में जो है ये यहां से जो 4 वैल्यू हमने पास की है, ये बी में इस टाइम 4 वैल्यू आ जाएगी, न्यू वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, आप देख सकते हैं ए में करंट वैल्यू जो है वो 20 है, बी में करंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 4 है, 20 डिवाइडेड बाय 4, यहां से स्टूडेंट्स रिजल्ट 5 आएगा। तो आर में जो है वो ओल्ड वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, और प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं ओवरराइड हो जाएगी, उसकी जगह न्यू वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 5 आ जाएगी। फिर आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो 5 वैल्यू है, अब आर में न्यू वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है, तो ये 5 वैल्यू जो है ये यहां से रिटर्न हो जाएगी, यानी ये वेरिएबल आर में है, आर वेरिएबल रिटर्न होगा, ये वैल्यू रिटर्न होगी, और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे जो है ये सेकंड वाला आउटपुट प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रही थी कि हमारी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो हमें यहाँ पे जो है अभी यूज़ नहीं हुई। क्यों यूज़ नहीं हुई, क्योंकि स्टूडेंट जब हमने डिवाइड फंक्शन को कॉल किया तो हमने यहाँ से 2 एक्चुअल पैरामीटर्स जो है उनकी वैल्यू पास करवा दी है। एक्चुअली वो है 20 और 4, यानी कि हमने पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और पासिंग ऑफ आर्गुमेंट्स को ही यूज़ करते हुए हमने 2 वैल्यूज पास करवाई हैं, 20 एंड 4। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं 20 जो है वो ए में कॉपी होगा, और जो 4 जो है वो बी में जाएगा, और 20 डिवाइडेड बाय 4 से हमें रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो 5 मिलेगा। फिर आप देखें स्टूडेंट, हमें स्क्रीन पे रिजल्ट जो है वो 5 प्रिंट हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना फंक्शन गेट ch यूज़ किया और रिटर्न 0 यूज़ किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स से रिलेटेड हमने ये एग्जांपल देखी। स्टूडेंट्स आप लोग टर्बो C++ का कोई भी कंपाइलर यूज़ करें, C++ लैंग्वेज का आप कोई भी कंपाइलर यूज़ करें,
फॉर एग्जांपल बोरलैंड C++ जो है, या टर्बो C++ यूज़ करें, या आप लोग विजुअल C++ यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो आपने किसी भी कंपाइलर में इस प्रोग्राम को आसानी से टाइप कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन आपकी जो सिलेबस की बुक है उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर चलें तो आपकी सिलेबस की जो कंटेंट्स की बुक है कोर्स के हमारे, उसमें बोरलैंड C++ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बोरलैंड C++ कंपाइलर और टर्बो C++ कंपाइलर के अकॉर्डिंग जो है वो कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो आपने जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोग्राम को सेव किया करें। जैसे ही आप प्रोग्राम को सेव करें उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट किया करें अपनी। और स्टूडेंट्स जब आप टाइपिंग स्टार्ट करें प्रोग्राम को, आप जो है C++ के रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम को टाइप करें। जब आप प्रोग्राम टाइप कर लें फिर प्रॉपरली इसको कंपाइल करें आप लोग, फिर रन करें और आप देखें आपको ये रिज़ल्ट रिसीव हो गए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको यही रिज़ल्ट जो हैं वो अचीव हो रहे हैं, फिर आप इसमें प्रोग्राम में चेंजेस करें। आप लोग इसमें न्यू वैल्यूज़ आप पास करें, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप चेंज करें, आप नंबर्स को वैल्यूज़ को चेंज करें। अगर मैंने स्टूडेंट्स 20 और 4 पास किए, आप इसको चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, आप जो है यहाँ पे 10 और 2 पास कर दें, या आप इस तरह की कोई वैल्यू पास कर दें। लेकिन ये ख्याल रखें कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज़ आप पास ना करें जिससे जो है वो आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जी हाँ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स के कोर्स में स्टडी किया होगा, अगर किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, और फिर आपको इस प्रोग्राम में इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। आप जो सेकंड आर्गूमेंट पास करें वो ज़ीरो ना करें, ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर पास करें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप ज़ीरो पास करेंगे तो एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड, अनप्रिडिक्टेबल, अननोन वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को हमने देखा, हमने इसकी डिस्कशन भी की, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपके सामने एक न्यू अप्रोच आई डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स की। स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है वो हमारा चैप्टर है फंक्शंस का, कि फंक्शन क्या होता है। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन इज़ अ यूनिट और मॉड्यूल। एक फंक्शन हमारे पास यूनिट और मॉड्यूल होता है विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जो कि कोई ख़ास टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये करें कि एक मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें आप यूज़ करते हैं, हमने कि एंगल फाइंड करना है 90 डिग्री का, और हम चाहते हैं साइन फंक्शन यूज़ करें, तो अगर आप साइन ऑफ 90 फाइंड करें मे बी इट इक्वल्स टू 1, तो देखें साइन क्या है, फंक्शन का नाम है, 90 इनपुट वैल्यू है जो हम फंक्शन को दे रहे हैं, और जो रिजल्ट उससे हमें दिया वो 1 है, वो उसकी रिटर्न वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स फंक्शन की ये तो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। फिर स्टूडेंट्स हमने ये सिनेरियो भी देखा था कि वाई वी यूज़ फंक्शंस, फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शंस आर यूज्ड टू मिनिमाइज रेपिटिशन। फंक्शन यूज़ किए जाते हैं रेपिटिशन को मिनिमाइज करने के लिए। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के सामने एक सिनेरियो डिस्कस किया था। सिनेरियो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो हैं जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिनमें पहला कंस्ट्रक्ट जो है वो सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट होता है, जिसमें हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोग्राम्स में लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूशन होती है, जहाँ से मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है टिल एट द एंड ऑफ मेन फंक्शन। फिर स्टूडेंट्स हमारा जो है वो इसमें डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट आता है। डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट में स्टूडेंट जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन जहाँ पे कंडीशन जो है वो होती है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक दूसरी जगह पे जो है नंबर ऑफ लाइन पे चले जाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर फॉल्स हो जाए फिर तो जो है बॉडी में ब्लॉक में जो अदर स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। थर्ड स्टूडेंट जो थी वो थी रेपिटिशन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट, जिसमें हम लूप्स को यूज़ करते थे और अपने टास्क परफॉर्म करवाते थे। अब स्टूडेंट लेट से हमारे पास एक डिफरेंट सिनेरियो आ गया है। स्टूडेंट्स वो डिफरेंट सिनेरियो ये आ गया है कि उस सिनेरियो में हमसे ये कहा जाता है कि ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऑलरेडी 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो
प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स के ग्रुप हैं जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए जो कि फर्स्ट सोल्यूशन में भी है, सेकंड सोल्यूशन में भी है। अब फर्स्ट सोल्यूशन में स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप है रिलेटेड स्टेटमेंट्स, वो मैनी टाइम्स आया हुआ है, लेट्स से 100 टाइम्स। सेकंड सोल्यूशन में वही स्टेटमेंट का ग्रुप जो है लेट्स से वो जो है कम हो गया है, वो फिर भी जो है लेट्स से हम कह सकते हैं वो 10 टाइम्स आया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसी स्टेटमेंट्स के ग्रुप को हमें अपने प्रोग्राम में 4 मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करना पड़ जाए, 4 डिफरेंट प्लेसेस पर, तो इट मीन्स के 10 क्रॉस 4 40 जगहों स्टेटमेंट्स फिर हमारे पास हो जाएंगी। अभी भी स्टूडेंट्स जो क्या है, सोल्यूशन तो है सेकंड वाला, फर्स्ट से अच्छा है, एफिशिएंट भी है, ऑप्टिमाइज्ड भी है। फर्स्ट में हम सपोज करें 100 स्टेटमेंट्स हैं, सेकंड में 40 हो गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे रेपिटिशन है इसको और भी मिनिमाइज किया जाए। तो ये फिर जो थर्ड सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो फंक्शंस के थ्रू होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड वाला सोल्यूशन होगा ये सोल्यूशन एफिशिएंट भी होगा और ये सोल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड भी होगा। एफिशिएंट एंड ऑप्टिमाइज्ड, डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों वर्डिंग जो है हम उस एल्गोरिथम, उस प्रोग्राम के लिए यूज कर सकते हैं जो प्रोग्राम जब कंप्यूटर पे चलता है वो जो है कम मेमोरी भी लेता है, कम टाइम भी लेता है। यानी कि अगर हमने एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन में 3 सिनेरियोज, 3 सोल्यूशंस हमें मिले हैं, एक सोल्यूशन जो है वो 100 लाइंस पे बेस्ड करता है, दूसरा वाला जो है वो 40 लाइंस पे बेस्ड करता है और तीसरा वाला जो है वो जस्ट 5 to 6 लाइंस पे बेस्ड करता है। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो 10 पे बेस्ड करता है उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम है, रिलेटेड स्टेटमेंट्स का ग्रुप जो है उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम है, उसमें रेपिटिशन को मिनिमाइज कर दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के केसेस में ये जो सोल्यूशन है इसको अचीव किया जाता है डियर स्टूडेंट्स फंक्शंस के जरिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स आपको यहाँ बताते चलें कि फंक्शंस की इम्पोर्टेंस इतनी है कि जो हमारे C++ लैंग्वेज में पहले सॉफ्टवेयर्स बने थे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, कुछ डिवाइस ड्राइवर्स बनाए गए, कुछ किस्में जो कंप्यूटर गेम्स बनी थी, उनमें प्रॉपरली फंक्शंस की अप्रोच को यूज़ करते हुए मॉड्यूलराइज वे से C++ के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर किया गया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसका फ़ायदा ये हुआ कि एट द एंड आखिर में जो रिजल्ट बना, जो प्रोग्राम आया, जो उससे जो सॉफ्टवेयर आया, तो वो जो है एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर था जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो नीड्स हैं उनको मीट करता था। क्योंकि C++ लैंग्वेज को जो है वो पहले यूज़ किया जाता था डिवाइस ड्राइवर्स को भी राइट करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने के लिए, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम भी C++ लैंग्वेज में बने थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें C++ लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी आइडिया हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आजकल भी जो है हैकर्स जो हैं वो C++ लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी हैकिंग वगैरह के जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो लोग लैंग्वेज में से कोई ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, कोई ऐसे लॉजिक यूज़ करते हैं जो मॉड्यूलराइज्ड वे पे बेस्ड करेगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने जो है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की डिस्कशन की। हमने ये देखा कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और फिर हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखी। हमने उसमें जो स्टेटमेंट्स थी उन्हें एग्जीक्यूट भी किया और हमने बहुत डिटेल के साथ उसे समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस प्रोग्राम की 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और इसके रिजल्ट्स में भी। और आपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ को चेंज करना है और आपने देखना है कि आपको क्या आउटपुट आ रहा है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप अभी जिस जर्नी में हैं ये है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जर्नी। ये जर्नी आगे एट द एंड आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है जो कि एक ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट एरिया है, कंप्यूटर साइंस का टफेस्ट एरिया है। और स्टूडेंट्स आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एरिया है ये बहुत कम लोग होते हैं इसमें, कहीं आटे में नमक के बराबर 100 में से 3-4 लोग जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के निकलते हैं, क्योंकि इसमें आपको लॉजिक बनानी पड़ती है, आपकी वो होती है, बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं ये लोग, और इसमें आपको जो है अपनी लॉजिक बिल्डअप करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस में एक बहुत अच्छा एरिया है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप भी अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने फ्यूचर के लिए अभी से एफ़र्ट्स कीजिएगा, और आप कोशिश करिएगा जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करें तो इसमें आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपकी लॉजिक भी बेटर होनी चाहिए। इसी स्टेटमेंट्स के साथ, इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।